चलिए स्टार्ट। एक मिनट में। ओके। हाँ, सभी शांत अवस्था में बैठेंगे। अपने दोनों हथेलियों को अपने पैर में गोदी पे रख के आंखें बंद। गायत्री महामंत्र से हम शुरुआत करेंगे। पहले ओम का उच्चारण 3 बार, उसके बाद गायत्री महामंत्र। चलिए शुरू करते हैं। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों पर रगड़ के आंखें में स्पर्श करेंगे और भावना करेंगे कि हमारा शरीर, हमारा भविष्य उज्जवल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी मैं स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू लोमश जी। आज आप लोगों की क्लास स्टार्ट करने के पहले कल का मुझे बताइए, कल किसने किसने कल की पढ़ाई की है भाई, जो मैंने आप लोग को कल पढ़ाया था, याद है कुछ? किसने किसने पढ़ा है कल का? वेरी गुड। संगीता पढ़ी है और आकांक्षा पढ़ी है और अनिमेश पढ़े हैं। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। तो अनिमेश आप मुझे बताओ टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? मैं थोड़ा 10 मिनट में बताता हूँ मैम, थोड़ा सा एक काम कर रहा था। चलिए संगीता आप बताइए। संगीता। टिश्यू मतलब जो रचना में एक समान हो और उसके कार्य भी एक समान होते हैं, और किसके ये जो कार्य? सेल के ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिसको टिश्यू कहते हैं। जो सेल जिनकी रचना और कार्य समान होते हैं उनके समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, सेल के कार्य रचना समान होती है और जब वो एक साथ मिलते हैं तब हम उसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यस मैम। चलिए। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका। मैम मैं स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ, 10 मिनट पहुंच जाऊंगी घर। हाँ आराम से पहुंचिए। स्कूटी ड्राइव कर रही, इतना डेडिकेशन, बाप रे। चलो ठीक है, आराम से पहुंचिए घर। हाँ ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए टिश्यू के कितने टाइप मैंने आप लोग को बताए थे। ठीक है, कोई एक बताइए। प्रियंका देवांगन आप बताइए। यस 4 टाइप। चलिए प्रतिमा वेरी गुड, प्रियंका देवांगन वेरी गुड। ठीक है, अ, प्रतिमा आप बताओ कि स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाती है? सॉरी, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू, एनीवन? हाँ संगीता बोलिए। हिस्टोलॉजी। वेरी गुड। तो हिस्टोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू आर देयर? कितने टिश्यू है? कितने हैं बोल दीजिए। फोर 4 है। फोर फोर ठीक है, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ओके वेरी गुड। सुब्रा जी आप बताइए पहले जो हमारा टिश्यू है उसका नाम और उसके बारे में। एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो शरीर के ऊपर स्किन और जहाँ पे गैप रहते हैं जैसे गर्भाशय, गुहा, ऐसे जगहों में पाई जाती है वाहिनियां, रक्त वाहिनियां अंदर में वेरी खोपड़ी गुड। रहती ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? है। दो। वेरी गुड। ठीक है, प्रीतिका अब आप मुझे बताओ 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्रीतिका 2 पार्ट्स के नाम। सिंपल और कंपाउंड। वेरी गुड।
चलिए मनीषा जी, आप कल क्लास में नहीं थे, बट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बताइए। मनीषा बाहर हो या घर के अंदर हैं आप? नो मैम, नहीं पढ़ा, ठीक है, आज पढ़ लीजिएगा सारा, ठीक है। चलिए प्रतिमा, आप बताओ, जो सिंपल कंपाउंड है उसमें से किसी एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ भाई। नहीं बता, प्रियंका आप बताओ, यस मैम। बताइए। सेल्क्यूब कला, स्तंभाकार, रोमक, ग्रंथिल हाँ वेरी गुड, और क्यूबोडियल होता है आपका, सिलेटेड होता है, वेरी गुड, ठीक है। लोमस जी आप बताइए मुझे कंपाउंड के एक दो प्रकार कोई से। लोमस चौहान जी। ये अंतर्वर्ती और एक श्रृंखला, ऐसे कुछ पढ़ा था मैम, अभी अभी पढ़ रहा था। हाँ, श्रृंगे अंतर्वर्ती श्रृंखला, ठीक है। श्रृंखला। तो श्रृंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ठीक है। चलिए हाँ। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपके उनके टाइप हो गए। अब आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू में। चलिए मुझे बताइएगा आप लोग, कनेक्टिव टिश्यू में क्या चीज होती है जो उसको उसके कार्य को मतलब उसको बताती एक्सप्लेन करती है। कुछ दो पॉइंट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताइए, ठीक है। वो बताएंगे चंद्रमोहन। चंद्रमोहन बताइए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में दो बातें। आवाज नहीं आ रही मैम है। हाँ हेलो। हाँ हाँ मैम बोलिए। इसमें कनेक्टिविटी में जस्ट अपोजिट होता है मैम, दोनों अलग जोड़े नहीं रहते, दोनों अलग अलग रहते हैं, दो कोशिकाएं। हाँ और दोस्तों कुछ का थोड़ा इसमें दूर होती हैं, हाँ। और याद नहीं आ रहा मैम तुरंत तुरंत में। अच्छा, इसका दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन बताएंगे? ढांचा तैयार अलग करने अलग का। दिखते हैं और कार्य एक जैसे करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड प्रतिमा, वेरी गुड प्रीतिका, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पाया जाता है, बताइए वो क्या है? मैट्रिक्स। हाँ मैट्रिक्स, जिसको इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप थे? बस 10, ठीक है, वेरी गुड। चलिए उन 10 टाइप में से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बता दीजिए जो मैंने आप लोग को कल बताया था। सब लोग टाइप करिए। और अनिमेश आप बताओ, 10 मिनट हो गए। क्या मैम? कनेक्टिव टिश्यू के एक दो टाइप बताइए, बाकी सभी लोग टाइप करेंगे। जी मैम, हम्म, ध्यान में नहीं आ रहा है मैम एक बार। पढ़ के तो आए हो, आप बोल रहे थे। हाँ पढ़ा हूँ मैम, कुछ कुछ हाँ ध्यान तो में जो नहीं आ पढ़े रहा एक दो का नाम बता दो ना, कनेक्टिव टिश्यू में एक दो के नाम बता दो। है। अच्छा, ब्लड क्या है? हाँ मैम, कल बताया था, अवकाशी टिश्यू, हाँ। जालीदार टिश्यू, और एक और वसी था मैम, हाँ वेरी गुड। और अस्थि ऊतक था। हाँ बस इतना ही याद है मैम। वेरी गुड, चलो कुछ तो याद है, ठीक है। तो ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उसके 10 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इस 10 टाइप्स में से आपका एरियोलर, एडिपोस, रेटिकुलर, ये ठीक है। अब मुझे बताओ इतने सारे में से लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होएगा? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएगा, ठीक है। चलो, आपका एडिपोस, दूसरा है एरियोलर, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। फर्स्ट। मैम दोनों, एडिपोज और एरियोलर। वेरी गुड, ठीक है। तो दोनों हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही होएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, मैंने बहुत सारे बनाए भी हैं एनाटॉमी के क्वेश्चन, कुछ दिनों बाद आपको मिल भी जाएंगे, तो आप लोगों को उससे मैम हेल्प। एक बार और रिवाइज करिए। मैंने पूछा आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा आता है? पहला ऑप्शन है आपका एरियोलर, जिसको अवकाशी कहते हैं। दूसरा एडिपोज, जिसको हम कहते हैं वशी ऊतक, ठीक है। तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर था दोनों, दोनों होगा, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको कार्टिलेज के टाइप बताए थे कल। कार्टिलेज कितने टाइप का होता है और कार्टिलेज होता कहाँ पर है ये बताओ।
कार्टिलेज मतलब क्या होता है? ये किसी को याद है? नाक के अग्रभाग में पाया जाता है। हाँ, ये तो नाक के अग्र भाग का एग्जाम्पल था। मैं आपको बताऊं, बोन की एंडिंग्स में जो भी सॉफ्ट पार्ट या बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और मसल से टाइट होता है, मतलब मसल्स तो बहुत सॉफ्ट होती है लेकिन वो क्या होता है आपका, बोन बहुत टाइट होती है, तो दोनों के बीच का जो पार्ट कहलाता है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो हर बोन के एंडिंग्स में पाया जाता है। एंडिंग पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड कार्टिलेज। वेरी गुड प्रियंका। हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो इलास्टिक, 3 कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखना। हाइलिन आपका यहाँ पाया था, फाइब्रो और इलास्टिक ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो वो आपको मिलेगा आगे पढ़ने को, अभी तो इतना डीप में नहीं पढ़ना। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो आप मुझे बताना स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। सॉरी, मतलब हम उसी में तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। एक सेकेंड, प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन? बहुत स्लो वर्क कर रहा है क्या? हो जा, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, बहुत स्लो वर्क कर रहा है लैपटॉप। नहीं होगा तो आप लोगों में से कोई शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कर दीजिए एक जन, मैं स्टॉप स्क्रीन कर दी हूँ क्योंकि प्रेजेंट हो नहीं रहा, बहुत स्लो चल रहा है, आपका टाइम वेस्ट होएगा। प्रीतिका, आप हो ना, टिश्यू वाला एक बार शेयर कर दो। और आपकी क्लास में और जो लोग हैं उनको बोलिए प्लीज क्लास में रोज आए, छूट जाएंगी चीजें तो समझ में नहीं आएगा। और मनीषा, आज आपको प्रेजेंट करना है, तैयार है? मनीषा, ओके ठीक है, अच्छे से तैयार करना, मतलब अच्छे से समझाना, एकदम मस्त वाला, मजा आ जाना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। इंदु निर्मलकर जी आई नहीं है, उनको मैंने बोला था प्रेजेंट करने को, मैसेज किया था ना आपने संगीता ग्रुप में, और संगीता महंत ने भी किया, दोनों लोगों ने किया है। नीचे कर दीजिए स्लाइड। हाँ बस, मस्कुलर टिश्यू का वो कर दीजिए, लैंडस्केप कर दीजिए, स्क्रीन को रोटेट कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, तो हम तीसरा टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मुझे ये टिश्यू वाला चैप्टर बहुत टफ लगता था, भयानक टफ, मैं पढ़ती ही नहीं थी टाइप कभी, क्योंकि हमको और डीप में पढ़ना होता था, तो हम पढ़ते ही नहीं थे, बहुत डीप में था। और जो आप सर्टिफाइड कॉलम पढ़ रहे हो ना, उसकी भी हमको फंक्शन पढ़ने पड़ते थे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ लो ना, हमको तो याद भी करना पड़ता था कहाँ पे क्या है। तो मस्कुलर टिश्यू अब हमारा आता है तीसरे नंबर का। मस्कुलर टिश्यू में बताया गया, देखिए मस्कुलर मतलब क्या होता है, जो मसल्स टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे बना होता है, तो पेशीय ऊतक संकुचनशील तंतुओं से मिलकर बना होता है। संकुचनशील तंतुओं मतलब ऐसे फाइबर से जो कि जो जिसको हम अप डाउन, जैसे हमारे हाथ है, हाथ को आप क्या कर, आपका वो प्रेजेंट हो रहा है, क्या कहते हैं कृतिका, हाँ,
अप डाउन करें अपना हाथ, हम अपना हाथ स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मसल्स को हम क्या कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। इसीलिए ये संकुचनशील तंतुओं से मिलकर बना होता है। जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, आप देखते होंगे अभी तो हमारी मसल्स हष्ट पुष्ट है, जो लोग योगा करते हैं उनकी मसल्स और लटकती नहीं है ऐसे, मतलब एकदम स्ट्रांग स्ट्रांग रहती है ना, एकदम टोन रहती है। लेकिन जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे वो संकुचित होने लग जाती है, इसीलिए वो संकुचित तंतुओं से मिलकर बनी होती है। इससे शरीर के किसी भाग में गति होती है, ठीक है, किसी भी भाग में मसल्स के द्वारा ही गति हमें मिलती है, ठीक है। गति करने का काम क्या करती है, मुझे बताइए, गति करने का काम क्या करती है, कौन करता है गति करने का काम, मसल्स, ठीक है। मसल्स गति करने का काम, ये क्या करते हैं, इरिटेबिलिटी। आपके पास कोई गरम तवा या गरम प्रेस आपके हाथ में लगता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी स्किन को लगता है, स्किन के अंदर क्या है, मसल्स है ना, उसमें उत्तेजनशीलता उत्पन्न होती है और फिर वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि देखो जल गया, तो विद इन अ सेकेंड जल्दी से आपको रिप्लाई आता है और आप अपना हाथ हटा लेते हो, है ना। अगर रिप्लाई नहीं आता, अगर आपका ब्रेन काम नहीं करता, तो आप प्रेस पे हाथ रखे रहते, आराम से जल के बाहर निकलता। तो वो इरिटेबिलिटी का काम मसल करती है, ठीक है। फिर कंडक्टिविटी, चालकता का, तो जैसे हम जब भी कुछ वर्कआउट करते हैं, ठीक है, या तो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, ठीक है, बॉडी पसीना निकलता है, कंडक्टिविटी, और हम हमारी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी हमारी बॉडी को मसल्स के द्वारा ही मिलता है, ठीक है। इसमें भी इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस होता है बट कम मात्रा में होता है, ठीक है, जिससे कोशिकाएं बहुत पास हटी होती है। अब कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में क्या डिफरेंस हुआ, बताइए बताइए। कनेक्टिव टिश्यू में मैम ये जो इंटर सेलुलर डिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर होता है, जिसके हाँ, कारण मैट्रिक्स ज्यादा पाया जाता है ना, और इसकी मैट्रिक्स वजह से कोशिकाएं होती है। हाँ, मैट्रिक्स ज्यादा होंगी तो कोशिकाएं दूर पाई जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी एक बुक है, ठीक है, ये मेरी बुक है। अब मैंने क्या किया इस बुक में, यहाँ पर मैंने, अभी इसका गैप कम होगा, मैं इसको बंद कर दूंगी तो इसका गैप कम होगा, है ना, थोड़ा गैप है, पर मैं इसके अंदर एक सामान रख दूंगी तो इसका गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ गया ना। तो ये इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस है आपके, और ये आपकी सेल्स हैं, ये इनको दूर कर रही है, ठीक है। अब जब ये सटी रहेंगी तो मसल कैसे सटी सटी रहती है, ऐसी दिखती है ना, इसीलिए जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं उसकी कोशिकाएं बहुत पास पास सटी होती है, ठीक है। इसलिए हमको मसल्स दूर दूर नहीं दिखती। मसल सिस्टम देखो, ये बॉडी को देखो आप, जो दो बॉडी बनी है सामने, फ्रेंड्स अब ये बताओ कौन कौन से पार्ट से बनी है, जल्दी बताओ। पहला वाला डायग्राम कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर है, ठीक है, और बगल वाला एंटीरियर। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, चलिए वेरी गुड। और बाकी लोग भी आंसर दीजिए, क्लास में है ना आप लोग को भी आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो क्लास आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत का, अब मनुष्य के शरीर में 40% भाग जो होता है वो पेशियों का होता है, मतलब आप सोचो सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम जो कवरिंग करता है हमारी बॉडी को वो मसल होती है। तो हमारी बॉडी में 100% में से 40% जो होता है वो हमारी मसल्स या पेशियां होती है। मसल्स को मांसपेशियां हिंदी में कहते हैं, ठीक है। शरीर में टोटल 639 पेशियां पाई जाती, कहीं कहीं पर आपको 640 भी मिलेगा, ठीक है। तो 639 या 640 ऐसा एवरेज कहीं पे मिले तो सही है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि 640 और 639 दोनों दे दिया हो, है ना, देगा तो आपको 620 दे देगा या 639 देगा या ऊपर से, तो आपको वो देखना 639 या 640 हुआ तो सही है वो, ठीक है। इसमें से देखिए 40% भाग हमारे शरीर का मांस से बना होता है। उस कितनी मांस की संख्या होती है टोटल शरीर में, 639 मांसपेशियां पाई जाती है। इसमें से भी सबसे ज्यादा 400 होती है जो रेखित, रेखित मतलब स्ट्रेट होती है, वो आपको समझ में आएंगी, मैं आपको अभी बताऊंगी क्या होता है। और सबसे ज्यादा मांसपेशियां हमारे शरीर के पिछले भाग में, मतलब पीठ में पाई जाती। मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था जब डायग्राम, तो मैंने बोला था सबसे ज्यादा पेशियां हमारे पिछले भाग में या पीठ के भाग में पाई जाती, ठीक है। तो शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती है और पीठ में 180 पेशी पाई जाती है, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये तो हो गया मसल्स के बारे में कुछ कुछ चीजें कि वो क्या है। अब हम टाइप ऑफ मसल पढ़ेंगे, चलिए निकाल दीजिए नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल।
देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ मसल से, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि ये होते क्या है। सबसे पहले होता है आपका वॉलेंट्री मसल, जिसको हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा से जो चलती हैं। हमारी इच्छा से हमारा हाथ उठ सकता है ना। हाथ की पेशियां, हमारे चेहरे की, ये सब हमारी इच्छा से होती है। कैसे हो रही है बताइए। हमारे इच्छा से इच्छा जिसको से। हम उठा सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, पैर को हम चला सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऐच्छिक पेशी, ठीक है। दूसरी होती है आपकी इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब होता है जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, ठीक है। वो अपने आप चलती रहेगी, चाहे हम सोए रहे चाहे जागे रहे। फिर होती है आपकी कार्डियक मसल, जो हमेशा वर्क करती है, जो आपके हृदय में पाई जाती है। अब मैं इसका डायग्राम पहले आप देखो, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे लास्ट का डायग्राम देखो, जिसका नाम है स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे कंकाल तंत्र, जो हमारा कंकाल तंत्र, जो हड्डी है, उसके साथ जुड़ी होती है और सीधे रेखित। आप इसका डायग्राम देखो, नीचे वाला डायग्राम, एक लाइन है, फिर दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन रखी हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेखित। रेखित मतलब एक लाइन में होना, ठीक है। तो ये जो स्केलेटल मसल है, सबसे लास्ट वाला डायग्राम, जो लेग है जिसका एग्जाम्पल। पैर क्यों लिया? पैर हम अपने अकॉर्डिंग सिकोड़ सकते हैं, पैर हमारे अकॉर्डिंग मोड़ सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम अपने अनुसार जो काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। उसी का दूसरा नाम होता है कंकालीय पेशी, ठीक है। तो याद रखना, वॉलेंट्री मसल को ही कंकाली पेशी कहते हैं, और चूंकि वो लाइन में होती है, रेखित होती है, इसलिए उसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, या रेखित पेशी। तो तीन नाम होते हैं वॉलेंट्री के, जो हमारी इच्छा से चलती। कौन सा? ऐच्छिक पेशी, कंकाली पेशी और रेखित पेशी। इंग्लिश में बोलूं तो वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल और स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। तो ये इनके नाम है। अब इसमें क्यों लिखा है? इन्हें इच्छा अनुसार संकुचित या प्रसारित किया जा सकता है, इसलिए इनको हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। हमारी इच्छा से हो रही है वो, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए। आप ये डायग्राम देखिए, अब स्मूथ मसल का, ठीक है। अच्छा, टेंडेंस कर दीजिए, चलिए। हाँ, अब देखिए टेंडेंस आता है। जो पेशियां बीच में मोटी और दोनों सिरों पर बहुत पतली होती हैं, उन्हें हम टेंडेंस कहते हैं। बीच में मोटी होंगी, अभी आज से आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपके पैर के नीचे का डायग्राम है ना। तो इसमें जो बीच की अस्थियां मोटी होती हैं और सिरों पर पतली होती है, उनको हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट्स में आपको बताऊंगी क्या होता है। टेंडन के द्वारा, देखो, टेंडन जो होता है मतलब जो हमारे अस्थि का लास्ट का पार्ट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जो पेशियां बीच में मोटी होती हैं और दोनों सिरों पर पतली होती है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। बीच में मोटी है जो रेड रेड पार्ट है, और जो आपका व्हाइट पार्ट है वो थोड़ा पतला है, उसको हम टेंडन कहते हैं। ये टेंडन हमारे बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। हमारे बोन्स रहती हैं, आपकी ये बोन है, ठीक है, हाथ है, हाथ के अंदर इसमें हड्डियां तो होंगी ही। हड्डियों को जो मांस से जोड़ता है उसे हम कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। टेंडन। टेंडन। तो हम कहते हैं टेंडन, जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब चलिए एक चीज और, अच्छा उसको मैं बाद में बता दूंगी। चलो, नेक्स्ट आता है स्केलेटल मसल के टाइप कौन कौन से होते हैं। स्केलेटल मसल मैंने अभी आपको बताया, जिसको हम वॉलेंट्री कहते हैं। तो उसके तीनों नाम याद रखना। स्केलेटल को ही वॉलेंट्री कहते हैं, उसी को ही हम रेखित कहते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है और एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। पहली होती है फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मतलब होता है जो आकुंचन, सिकोड़ने का काम करती है। मैं आपको एक से एग्जाम्पल बताती हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, मुझे देखिएगा आप लोग, ठीक है। आपका हाथ है, ठीक है। ये क्या हुआ, हाथ आप उठाओगे तो ये कहलाएगी एक्सटेंसर, ठीक है। ये क्या करती है, ये पेशियों को सीधा और अंगों को फैलाने का काम करती है। तो ये क्या हो गई, हमारी फ्लेक्सर हो गई, ठीक है। अब मैं इसको मोड़ी हाथ को, तो सॉरी, जब मैंने हाथ खोला, ठीक है, मैं अपना हाथ ऐसे रखती हूँ, खोला मैंने हाथ, तो ये हो गया एक्सटेंसर, ठीक है। जब मैं हाथ को मोड़ूंगी, अंदर की ओर करूंगी, तो इसको हम बोलेंगे फ्लेक्सर। और ये चीज आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, ये आता है आपको काम इंस्ट्रक्शन देने के, ठीक है। फ्लेक्स योर बोला जाता है, फ्लेक्स योर मसल्स, एक्सटेंस योर मसल बोला जाता है कि नहीं। जब जनरली आप देखना, जब जो योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं और जब हम कभी फॉरेन में या कहीं इंस्ट्रक्टर पाए जाते हैं,
वो ये नहीं बोलेंगे कि हाथ उठाओ, हाथ नीचे रखो, नहीं। फ्लेक्स योर मसल्स, एक्सटेंस योर मसल, ऐसे ही बोलते हैं वो, ठीक है। तो चीजों को आपको याद रखना है। दो तरीके की स्केलेटल मसल होती है, एक सिकोड़ने का काम करती है या मोड़ने का काम करती है, जिसको हम आकुंचनी कहते हैं, इंग्लिश में फ्लेक्सर कहते हैं, ठीक है। प्रसारणी मतलब एक्सटेंसर कहते हैं, सीधा करने वाली पेशी। समझ में आया इतना है? यस इतना आया समझ में? यस हाँ मैम। चलो ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, दूसरी होती है आपकी इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल जो होती है आपका डायग्राम इसमें, हाँ, इनवॉलेंट्री मसल को हम अरेखित या स्मूथ मसल कहते हैं। अब ये 3 डायग्राम आपके सामने बने हैं, सबसे ऊपर वाला डायग्राम बताओ कौन सा होएगा? मैंने बताया भी था, सबसे ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है आपको इन तीनों में से, वो इन तीनों मसल में से कौन सा टाइप होएगा? रेखी। ऐच्छिक। हाँ, रेखित का दूसरा नाम क्या है? ऐच्छिक। वॉलंटरी। वॉलेंट्री, ठीक है। और क्या नाम है इसका? कंकाली। पेशी। कंकाली, क्योंकि ये हमारी बोन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये थी दूसरी मसल जो है वो है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ होती है? हमारे बॉडी के अंदरूनी हिस्से पर पाई जाती है। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती। मान लीजिए आप खाना खाए, ठीक है, आपने खाना खाया और आप खाना खा के सो गए, तो खाना पचना बंद हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ, खाना पचना बंद हो जाएगा क्या? नो मैम। नहीं होएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा, ठीक है, अगर आप सो गए तो आपका फेफड़ा काम करना बंद हो जाएगा, सांस लेना बंद कर दोगे क्या आप? नहीं। नहीं, ठीक है। तो हम चाहे वो सोए चाहे हम जागे, वो हमारे इच्छा के अधीन नहीं होती है। आप अपनी छींक रोक सकते हो क्या? नहीं। नहीं रोक सकते ना। तो ये हमारे इच्छा के अधीन नहीं होती, हमारे बिना इच्छा के भी काम करती है। हम सोते रहेंगे तो भी। तो ये कहाँ पाई जाती है? हमारी बॉडी के अंदरूनी अंग जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, ठीक है। फिर भी योग में हम कुछ कुछ चीजों को वॉलेंट्री करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा नाक का हो गया। हम नाक के समय जब हमें जल नहीं थी, हम शुरू शुरू में करते तो छींक बहुत आती है, फिर जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बंद हो जाता है वो, ठीक है। तो इसमें इच्छाधीन मतलब कि ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती है, ठीक है। इसमें नर्वस सिस्टम की व्यवस्था चलती है, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। ब्रेन रुक गया तो वो सच में रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, हम नहीं कंट्रोल करते। हमारा ब्रेन, हम सोते हैं तो भी हमारा ब्रेन जागता है, ब्रेन सो गया तो हम निपट जाएंगे, ठीक है। अब मेरा वर्ड ये यूज होता है तो थोड़ा उसके सॉरी, है ना। तो नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है उसको। इनवॉलेंट्री मसल्स किसी अस्थि से जुड़ी नहीं होती है, ये स्केलेटल मसल से नहीं जुड़ी होती। अब आपका जो लंग्स है उसके बाहर कैविटी होगी, फिर एक बोन होगी, है ना। और स्केलेटल बोन किसको कहते हैं? जो हमारे बाहरी हिस्सों में पाई जाती है। तो ये इनवॉलेंट्री जो मसल होती है वो अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन अंतराल से जुड़ी होती है। अंतराल मतलब इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी होती है, ठीक है। समझ में आए? इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से? हमारे लंग्स हो गया, हमारे स्टमक हो गया, हमारा इसोफेगस हो गया, ये इंटरनल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें विसरल मसल भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम कौन कौन से हो गए? 4 नाम हो गए। इनवॉलेंट्री मसल, अरेखित, सॉरी, इनवॉलेंट्री मसल जिसको हम कहते हैं अनैच्छिक, ठीक है। दूसरी होती है अरेखित जिसको बोलते हैं अनस्टेटेड। तीसरा नाम है स्मूथ क्योंकि ये चिकनी होती है। चौथा नाम हो गया इसका अंतरांगी, विसरल मसल, क्योंकि ये अंतरंगों से जुड़ी होती है। अब जब हम सोते हैं तो हमारा जो खाना है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा नीचे की ओर जाता है, जिसको हम क्रमानुकंचन गति कहते हैं, ठीक है। जेड लाइक, जैसे जेब्रा, जैसे आप लोग देखते हो रोड होती होगी जेड लाइक, वैसे ही क्रमानुकंचन गति चलती है। खाना एकदम नीचे नहीं जाता है, ऐसे मूवमेंट करते हुए नीचे की ओर जाता है, जिस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और वो मूवमेंट अनैच्छिक होता है, ठीक है, हमारी इच्छा से नहीं होता वो। अगर मैं बोलूं अभी खाना रुक जाओ थोड़ी देर बाद पचना, ऐसा होगा क्या? मैं बोलूं अभी मेरा मन नहीं है खाना पचाने का, थोड़ी देर रुक जाओ फिर पचना, ऐसा होगा क्या? बताओ। नो मैम। नहीं होएगा ना, वो तो पचेगा ही भी। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। फिर इसके बाद आपका आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल उसका नाम ही है, तो वो केवल हृदय में पाई जाएगी, हृदय पेशी कहते हैं, ठीक है। ये केवल हृदय में होती है। नीचे कर दीजिए प्रीति का स्लाइड, और इसका डायग्राम आप देखो, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा ऊपर करिए डायग्राम। हाँ, इसका डायग्राम आप देखो। इसके डायग्राम ना तो ये रेखित है ना अरेखित है, मतलब ये अब इसमें दोनों चीजें पाई जाती है। इसको हम कभी कभी मिक्स्ड कहते हैं। देखो, देखने में तो ये रेखित दिख रही है,
है ना। देखने में कैसी दिख रही है ये? रेखी रेखित दिख रही है, मतलब एक लाइन पे बनी हुई है ना, लाइन तो बनी हुई है उसमें, तो देखने में ये रेखित है, पर इसका कार्य अरेखित की तरह है। मतलब देखने में ये वॉलेंट्री है और कार्य इसका अनवॉलेंट्री है, ठीक है, या इनवॉलेंट्री है। समझ में आया? देखने में कैसी है? वॉलेंट्री की तरह। आप जनरली लोग बोलते हैं कि ये मिक्स्ड होती है, लेकिन समझ नहीं पाते कि कैसे होती है, क्यों मिक्स्ड बोलते हैं इसको। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि ये मिक्स्ड होती, तो लोग आपसे पूछेंगे कि वॉलेंट्री कैसे होगी, हम हृदय को रोक थोड़ी सकते हैं। फिर आप उनको बताओगे ये दिखने में वॉलेंट्री की तरह दिखती है, लेकिन कार्य इसका इनवॉलेंट्री की तरह होता है, ठीक है। तो देखो इसमें नीचे लिखा है, ये केवल हृदय में पाई जाती है, इसमें ऐच्छिक पेशियों की तरह पट्टियां होती हैं। ऐच्छिक पेशियां वही वॉलेंट्री की तरह पट्टियां होती है, परंतु इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है, ये अपनी इच्छा से कार्य करती है, हम लोग की इच्छा से नहीं करेंगे। हृदय धड़केगा ही, मैं बोल दूंगी कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है हृदय धड़कने का, प्लीज बंद हो जाओ, थोड़ा देर शोर हो रहा है, ऐसा करेगा क्या? नहीं, वो तो अपने अकॉर्डिंग वो धड़केगा ही, उसको काम ही है, ठीक है। तो उसकी क्रिया अनैच्छिक होती है। ये मसल हमारे जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर एक टाइम पे क्या होता है, जब आपका खाना पच जाता है तब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं चलता, ठीक है। आपका खाना पच जाएगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, या कोई काम हम करें, पाचन हो गया तो भाई काहे के लिए पचाएगा, खाना पच गया फिर थोड़ा देर के लिए तो रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपका हार्ट मसल रिलैक्स हो गई तो आप ही रिलैक्स हो जाओगे, है ना। तो हार्ट मसल काम करना जरूरी है, ये हमारे जन्म से लेकर लास्ट तक बिना विश्राम के संकुचित और शिथिल होती रहती है, मतलब एक्सटेंस और होते रहती है, ठीक है, फ्लेक्स होते रहती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। 3 टाइप्स होते हैं मसल्स के। अब स्टडी ऑफ मसल को हम मायोलॉजी कहते हैं, ये भी लिख लो। स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज मायोलॉजी। क्या होता है बताओ? मायोलॉजी। मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी। ठीक है। अब चलिए नीचे कर लीजिए, इसमें थोड़ा मसल के ना वो नहीं लिखे हैं, मतलब आपका कार्य नहीं लिखा है क्या करता है। मैं आपको इसके कार्य बता देती हूँ, ये आप लोग कर लो, ठीक है। मसल क्या का कार्य करता है? प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू बॉडी का मूवमेंट कराता है, ठीक है। बॉडी की पोजीशन को स्टेबलाइज करने का काम करता है, शरीर के अंदर पदार्थ को स्टोर करने का काम और उसको मूव करने, गर्मी उत्पन्न करती है हमारी मसल। जब हम योग करते हैं तो हमारी मसल से पसीना निकलता है, वो गर्मी उत्पन्न करती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सिकुड़न का काम करती है, कॉन्ट्रैक्टिविटी का काम करती है, एक्सटेंसिविटी मतलब व्यापकता, और इलास्टिविटी का इसमें काम होता है, ठीक है। इन सब में जो प्रोटीन प्रोटीन के बारे में मैं आपको शायद मस्कुलर सिस्टम में होएगा, एक सेकंड देखना पड़ेगा मुझे आपके में है या नहीं प्रोटीन। सिलेबस है क्या? नीचे दिया होगा, चलो ठीक है। प्रोटीन मैं आपको इसके बाद पढ़ाती हूँ, पहले ये पढ़ा दो उसके बाद। चलो आपका 3 टिश्यू हो गया है, ठीक है। 3 टिश्यू कौन कौन से हो गए, नाम बताइए, नाम बताइए। हाँ वॉलेंट्री, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस हाँ, टिश्यू अब बच जाएगी। नर्वस टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ है, इसका एक चैप्टर भी आपके पास होएगा, लेकिन आप इसको जान लो। यह संवेगों को है, संवेग हो गया यहाँ पर, ठीक है, संवेगी नहीं होगा, आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। अब संवेग क्या होते हैं? देखिए मैंने आपको बताया, आपके पास प्रेस रखा है, ठीक है, प्रेस गरम है, आयरन जिससे हम इस्त्री करते हैं, ठीक है, प्रेस हम लोग जनरली उसको यूज करते हैं। तो आयरन आपके पास रखा हुआ है, आयरन बहुत गर्म है, आपने उसको टच कर दिया गलती से, ठीक है। वो गलती से टच आपके मसल में हुआ, वो मसल न्यूरॉन से कनेक्ट होकर आपके पूरे ब्रेन में गई, उसने इम्पल्स लेके गया, वो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स, उसको हिंदी में बोला जाता है संवेग, ठीक है, सिग्नल बोल सकते हैं हम, ठीक है। सिग्नल लेके गई हमारे ब्रेन तक, ठीक है। तो ये लेके जाने का काम जो करती है, अब मैं उसको बताऊंगी नाम क्या क्या है, लेके जाने का काम करती है सेंसरी, ठीक है। और दोबारा ब्रेन में चला गया मेरे मैसेज कि तुमको तुम्हारा हाथ जल रहा है, ठीक है, तो विद इन अ सेकेंड ब्रेन बोलेगा हाथ हटाओ अपना जल्दी से। तो वो जो लेके जाएगी वो होगी हमारी मोटर। तो सेंसरी ले जाने का काम करती है संदेश को, और वापस लौटाने का काम करती है मोटर, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे चल के। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि अभी बताने में आपको लड़का क्या तो पढ़ा रही है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से उड़ रहा है,
लेकिन ये चीजें जब पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आएगी। तो इम्पल्सेस का आदान प्रदान करने में सहायक होती है नर्वस टिश्यू। ठीक है, यह नर्व सेल और नर्व टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब ये किससे किससे बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू? नर्व सेल से और नर्व टिश्यू से। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। नर्व ही, जो नर्व होती है, जैसे हमारी सेल हमारी बॉडी की इकाई होती है, हमारे अंग की, वैसे ही नर्व जो होता है वो पूरे नर्वस सिस्टम की इकाई, कार्यात्मक व रचनात्मक इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? फंक्शनल और रचनात्मक। हाँ, ठीक है। तो जो नर्व होती है वो पूरे नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। इसमें न्यूरॉन्स जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैम सबसे। हाँ पूछिए। मैम इसमें जो नर्वस सिस्टम में क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई तो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इसमें थोड़ी होता है भाई, किडनी में होता है वो। न्यूरॉन होता है। इसमें न्यूरॉन बढ़ा तो रही हो, न्यूरॉन है तो आगे। नर्व्स किसे कहते हैं? नाड़ियां ही तो होती है नर्व्स, उसमें भी न्यूरॉन जो होता है, उसका दूसरा नाम न्यूरॉन है, वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है। ठीक है, ये याद न्यूरॉन रखिएगा तो भाई। उसमें पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र में। हाँ तो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन पढ़ तो रहे हम, नेक्स्ट आ तो रहे न्यूरॉन चौथी लाइन में लिखा था। देखो, नर्व्स को ही न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल क्या है, तो लॉन्गेस्ट सेल है आपकी न्यूरॉन। ठीक है, नेफ्रॉन अलग अलग। हाँ, नेफ्रॉन किडनी में होता है आपके ग्लूमेरुलस में। ठीक है, चलिए। तो न्यूरॉन जो होता है लॉन्गेस्ट सेल होती है, 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर तक होती है। आपसे पूछा जाए बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो कौन सी है? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन। न्यूरॉन। ठीक है, अब तंत्रिका टाइप ऑफ न्यूरॉन आते हैं हमारे पास, तो ये डायग्राम बने हैं, आप उसको भी देखते जाना। ठीक है, हमारा जो न्यूरॉन होता है उसकी संरचना ही इस तरीके से होती है। ठीक है, संरचना में हर संरचना अलग तरह की होती है, अलग अलग तरीके के न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो 5 तरीके के न्यूरॉन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनि मतलब होता है, यूनि मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, एक मतलब एक चीज रहेगी, तो उसमें एक एक्सॉन होता है पर डेंड्रॉइड्स नहीं होते। पहली वाला डायग्राम आप देखो। अब एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक्सॉन जो आपका पिंक कलर का दिख रहा है स्ट्रक्चर, लंबा से डंडी सी दिख रही है, वो होता है आपका एक्सॉन। ठीक है, क्या होता है? एक्सॉन। एक्सॉन। हाँ, जो आपको पिंक कलर की डंडी दिख रही होगी ना बड़ी सी, वो होता है आपका एक्सॉन। ठीक है, और जो पेड़ की तरह संरचना, वो जो गोला गोला, सबसे लास्ट वाला डायग्राम देखो, अभी सबसे लास्ट देखोगे तब आपको मैं फर्स्ट से समझाऊंगी। सबसे लास्ट डायग्राम जो होता है वो पूरे तरीके से बताया गया। थोड़ा नीचे करना प्रीतिका, स्लाइड नीचे, नीचे नहीं मतलब ऊपर ऊपर, और ऊपर। हाँ देखो, मल्टीपोलर वाला देखो, मल्टीपोलर ही मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, मल्टीपोलर वाले में आपका जो है नीचे एक्सॉन है और ऊपर डेंड्रॉइड्स लिखा हुआ है ना। डेंड्रॉइड जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर पेड़ की तरह हम बोल सकते हैं। पेड़ आप जानते हो ना, जैसे आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो डंड डंड रहती है, फिर नीचे जड़ रहती है और ऊपर पूरा पेड़ छाया रहता है। तो जो पेड़ की शाखाएं हैं, जड़ें हैं, वो सब क्या कहलाती है? हमारी डेंड्रॉइड्स कहलाती है। ठीक है, फिर जो पेड़ की डंडी है, लकड़ी है, जो वो एक्सॉन है, और जो जड़ है, जड़ अलग, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये मेन होता है। जब हम यूनिपोलर की बात करते हैं तो यूनिपोलर में डेंड्रॉइड्स नहीं पाए जाते। अब देखो पहला वाला डायग्राम देखो, वहां पर डेंड्रॉइड्स नहीं है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिपोलर। उसमें केवल एक एक्सॉन दिख रहा है। बाइपोलर में क्या हुआ? 2 एक्सॉन होगा, बीच में आपका डेंड्रॉइड्स है लेकिन 2 एक्सॉन है साइड साइड में। ठीक है, फिर आता है स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, अब देखो मैं इसको बताती हूँ, नीचे इधर साइड साइड का है जहां पर लिखा हुआ है, देखो स्यूडो यूनिपोलर में एक एक्सॉन होता है, वह डेंड्राइट नहीं होता, पर ऐसा लगता है कि होगा, है ना, दिखने में ऐसा लगता है कि होगा, बट हमने पास नहीं होता है, और एक एक्सॉन होता है, वो होता है स्यूडोपोलर। आपको पूछेगा यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, समझ में आया इतना? यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यस मैम। मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्रॉइड्स होते हैं और एक एग्जाम, एक एग्जाम तो रहना ही रहना है, वो आइडियल डायग्राम है। जो लास्ट वाला डायग्राम है मल्टीपोलर वाला, एक एग्जाम रहना ही रहना है, पर डेंड्रॉइड्स एब्सेंट रहते हैं सब जगह। तो जो मल्टीपोलर में आपके पास डेंड्रॉइड्स बहुत सारे हैं, एक एग्जाम रहेगा। ठीक है, समझ में आया इतना?
यस मैम। चलिए नीचे कर दीजिए थोड़ा स्लाइड। ठीक है, चलिए अब इसमें पार्ट ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये तो एक न्यूरॉन था, न्यूरॉन के दो अंग थे, एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स। ठीक है, अब मैं इसके सारे अंग आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि ये होते क्या क्या है। ठीक है, देखिए पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये पूरा एक न्यूरॉन है जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा, वो पूरा एक न्यूरॉन है। वो जैसे हमने सेल पढ़ा था ना, सेल में सारे पार्ट्स थे, वैसे इसमें भी सारे पार्ट्स हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट है, पहला होता है आपका सेल बॉडी। तो सेल बॉडी जो होता है वो पूरे न्यूरॉन के बीच में सेंटर में पाया जाता है ना। सेंटर में जो पाया जाता है उसको सेल बॉडी कहते हैं, मतलब जो बड़ा सा होता है। ठीक है, और सेल बॉडी के बीच में जो बीच वाला गोला होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो, तो सेल बॉडी प्रोसेसेस मतलब होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं उनको हम प्रोसेसेस कहते हैं। तो नीचे की ओर भी प्रोसेस निकली हुई है, प्रोसेस मतलब आगे जहां वो गतिशील हो गया है। ठीक है, आगे उसकी क्या क्या प्रोसेस बनी है तो उसको इंग्लिश में प्रोसेस कहते हैं। तो क्या क्या है, एक तो है एक्सॉन जो नीचे की तरफ बना है, दूसरा है डेंड्रॉइड जो ऊपर बन गया है। ठीक है, फिर सबसे नीचे होते हैं आपके साइनोड नोड। ये क्या करते हैं, एक एक्सॉन को दूसरे एक्सॉन से जोड़ने का काम करते हैं। समझ में आया। एक एक्सॉन को दूसरे एक्सॉन से जोड़ने का काम जब करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोड नोड कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ दीदी का एक सेकेंड रुकना, मैं एक बार ये स्लाइड ओपन करके देती हूँ। अगर मेरे में ओपन हो गई तो मैं समझा पाऊंगी अच्छे से। लेट मी चेक। हाँ, अगर मैं कर पा रही हूँ प्रेजेंट तो मैं फिर करके प्रेजेंट आपको बताती हूँ क्या है। चलो तब तक पढ़ लेते, ठीक है। अभी तो हो नहीं रहा है उसमें। हाँ, बट आप लोग डायग्राम और वो दोनों चीजें साथ साथ देखना, ये टफ है जब तक मैम आपकी आवाज नहीं आई जब से आप कुछ बोले होंगे। हाँ हाँ, मेरा नेटवर्क चला गया था। अभी आ रही है आवाज? यस मैम अभी आ रही है। अच्छा ठीक है, प्रीतिका आप अपनी स्क्रीन ऑफ करना, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ एक बार तो चीजें समझ में आएंगी आई थी। आप अपनी स्क्रीन ऑफ करो तो। लेट मी चेक, नेटवर्क इशू तो हो ही रहा है थोड़ा सा, बट मैं देखती हूँ। शेयर हो रही है क्या स्क्रीन? यस मैम हो रही है। यस मैम हो रही है। अच्छा ओके ठीक है। चलिए फिर समझा पाऊँ मैं स्क्रीन बढ़िया से, एक नंबर। ठीक है, देखिए हम जब पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला पार्ट क्या होता है, सेल बॉडी। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, सेल बॉडी। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है न्यूरॉन का, ये पूरा हमारा सेल बॉडी कहलाता है। ठीक है, इसका जो सेंटर का पार्ट है जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के साइड में होते हैं साइटोन्स। ठीक है, और ये पूरी आपकी सेल बॉडी कहलाती है। अब इससे जो भी प्रोसेस निकले, यहाँ निकला है, यहाँ पर निकला है, इनको हम प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ए एक्स एन करके लिख दिया है, ए एक्स एन नहीं होगा, एक्सॉन होगा। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोसेस है सबसे लंबा प्रोसेस, ठीक है, मतलब जो सबसे लंबी जो इसकी धार निकली वो होता है आपका एक्सॉन। ये क्या है आपका, जल्दी बताइए। एक्सॉन। ठीक है, इसके बाद जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका पेड़ की शाखा होती है ना, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारा क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका डेंड्राइट्स। ठीक है, क्या कहलाता है, डेंड्राइट्स। हम नीचे आते हैं तो ये आपके टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, ये नोड्स कहलाती है, इसको हम बोलते हैं साइनोड नोड। अब देखिए ये एक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे फिर से यहाँ से दूसरा डेंड्रॉइड जुड़ेगा, फिर से यहाँ दूसरी संरचना बनेगी और फिर नीचे बनेगा। मतलब इस तरीके से आपके ये नोड है। ठीक है, नोड है मान लीजिए ये। ठीक है, और ये पहला वाला, मतलब पहला वाला जो आपका एक्सॉन था, मैं एक सेकंड इसको डायग्राम से बता दूं, डायग्राम खराब बनेगा बट हो गया, समझ जाना। ये है आपका एक पहला डेंड्रॉइड। ठीक है, इसमें ये नोड पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये नीचे है। अब इसमें नोड, नोड मतलब क्या होता है, जोड़ने का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया इसके नोड्स। ठीक है, ये नोड है। ठीक है, अब मेरे को दूसरे वाले को जोड़ना है इससे। ठीक है, तो जब दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा इससे, इसका ये डेंड्राइड आके, ठीक है, फिर यहाँ पर एक नोड आके जुड़ेगा। ठीक है, मतलब नोड क्या करता है, जोड़ने का काम करता है दूसरे वाले को। समझ में आया, एक से दूसरा जो है जुड़ा होता है इस तरीके से। बताओ भाई। यस मैम। जी। हाँ, ये नहीं आया। अब कौन जो होता है इसके बाद हम बात करें, है ना, एक्सॉन की बात। मैम आवाज कट जा रही हो रही है अभी भी? हेलो, अभी ठीक है मैम। अभी आवाज कट रही है क्या? हाँ देखो, ठीक है। अब जो एक्सॉन होता है, ठीक है, वो सेल बॉडी से, ये सेल बॉडी है, यहीं पर सारे सिग्नल आते हैं। तो सिग्नल लाने का काम कौन करता है, डेंड्रॉइड्स करता है। ठीक है, फिर सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन में ले जाने का काम एक्सॉन करता है। अब देखो, हमारा एक्सॉन सेल बॉडी से दूसरे बाहर की तरफ आ रहा है। किधर तरफ आ रहा है, सेल बॉडी से दूसरी तरफ आ रहा है। समझ रहे हो, सेल बॉडी से दूसरी तरफ आ रहा है। सेल बॉडी यहाँ पर है आपकी और एक्सॉन उससे दूर जा रहा है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफरेंट प्रोसेस। ठीक है, जब ये क्या करता है, सेल बॉडी से इम्पल्स को दूसरी ओर लेके जाता है, इसको हम बोलते हैं टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आएगा, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन किसमें पाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन मतलब जो सेल बॉडी से सिग्नल को दूसरी ओर दूर लेके जाता है। देखो अब इसमें हिंदी में लिखा है यहाँ पर, एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है और साइनोड नोड के द्वारा इम्पल्स को अन्य न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है। तो ये दूर ले जाने का काम करता है, इसलिए इसको एफरेंट प्रोसेस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, इसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ठीक है, समझ में आया क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सॉन में सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन पाया जाता है, ये याद रखना, ये दूर ले जाने का काम करता है। अब एक्सॉन के बारे में बता दीजिए मैम। देखो, हमारी सेल बॉडी सबसे ऊपर थी, है ना, ये सेल बॉडी थी, मैंने आपको बताया था। सेल बॉडी में सारे इम्पल्स को लाने का काम कौन करता है, डेंड्रॉइड्स। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि ये साइनोड नोड है, यहाँ पर दूसरा डेंड्रॉइड्स आ गया और यहाँ पे दूसरा सेल बॉडी आ गया, और ये आपका दूसरा क्या बोलना चाहिए, ये दूसरा साइनोड नोड है ना। तो जो हमारे इम्पल्स है उसको लाने का काम कौन कर रहा है, डेंड्रॉइड कर रहा है। कहाँ लाता है डेंड्रॉइड, सेल बॉडी में लाता है। सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर एक्सॉन कर रहा है। तो चूंकि ये दूर लेके जाता है, इसलिए इसको हम इफरेंट प्रोसेस कहते हैं। इफरेंट मतलब दूर लेके जाना। टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, और कहाँ लेके जाता है, दूसरे नोड की ओर लेके जाता है। इसलिए जो ये प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। अरे ये क्या ओपन हो गया, अरे भाई रुक जाओ एक सेकंड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ठीक है, अब हम एक्सॉन में पढ़ रहे हैं नीचे। एक्सॉन क्या होता है, ये अकेले सीधा होता है, ठीक है, अनब्रांच्ड होता है, इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली है। ठीक है, एक्सॉन ये सीधा है ना, सीधे डंडी की तरह दिख रहा है आपको, इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली है। इसमें
देखो एक चीज और होता है निसिल ग्रेनल्स, ठीक है, ये आप बाद में पढ़ोगे लेकिन फिर भी देख लो, इसमें निसिल ग्रेनल्स एब्सेंट होती है, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं निसिल ग्रेनल्स इसमें। अब आप पूछोगे निसिल ग्रेनल्स क्या होता है, तो पूछोगे तो और डीप में है, इसको मत पढ़ो, ठीक है, निसिल ग्रेनल्स नहीं होता, इतना याद रखना। मैंने आपको बताया था जहां पर द्रव्य हो उसको हम क्या बोलते हैं, कहीं पर भी, जैसे सेल में जो द्रव्य पाया जाता था उसको हम साइटोप्लाज्म कहते थे, वैसे ही एक्सॉन में जो द्रव्य पाए जाते हैं अंदर, ठीक है, उनको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और एक्सॉन में पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, लेमा, मतलब मेम्ब्रेन के लिए लेमा यूज किया जाता है ना। तो एक्सॉन में पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम एक्सोलेमा कहते हैं, समझ में आया। एक्सॉन में जो द्रव पाया जाता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और जो उसकी कवरिंग होती है उसको एक्सोलेमा कहते हैं, ठीक है। और जहां से एक्सॉन शुरू होता है, एक्सॉन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सॉन का, दिख रहा है ना, दिखा कि नहीं, यस यस मैम। है ना। इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन शुरू होता है उसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्टिन पोटेंशियल जनरेट होता है यहाँ से, ठीक है, ये स्पेलिंग पूरा गलत लिखा है, एक्टिन पोटेंशियल होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक्सॉन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के कैसे होते हैं, एक होता है माइलिन शीथ से युक्त, ठीक है, माइलिन शीथ, आप देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, दो डायग्राम है, एक में तो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना, रेड रेड कलर दिख रहा है ये, और एक में नहीं बना है, इस वाले में नहीं बना है ना, दिख रहा है कि नहीं, यस मैम दिख रहा है। कुछ यस इसमें मैम बना है ना, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये क्या करता है, ये हमारे न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो होती हैं, ठीक है, उसमें माइलिन शीथ पाया जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन, क्रेनियल किसको बोलते हैं जल्दी बताइए, क्रेनियल कहाँ होता है और स्पाइनल, ब्रेन, ब्रेन स्पाइनल रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी, हाँ क्रेनियल ब्रेन को कहते हैं मैम, और स्पाइनल है वो रीढ़ की हड्डी, हड्डी में। ठीक है। तो पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सीएनएस में हमारा ब्रेन और स्पाइनल, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऊपर वाला ये यहाँ पर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखिए पेरिफेरल मतलब हमारे बॉडी के बाहरी हिस्से में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और अंदर का हिस्सा जो सीएनएस है वहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के बाहरी हिस्सों को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है और अंदरूनी हिस्सों को कम जरूरत पड़ती है, इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ होता है और सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ नहीं होता है। पेरिफेरल मतलब जो साइड साइड में पाए जाते हैं, सेंट्रल मतलब जो बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो माइलिन शीथ होती क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछता है कौन सी सेल से बनी होती है, तो ये स्वान सेल से बनी होती है। मैंने आप लोग को कल बताया था कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मीसेनकाइम सेल से बने होते हैं, वैसे ही हमारी माइलिन शीथ स्वान सेल से बनी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये माइलिन शीथ से बनती है, इसी वजह से माइलिन शीथ का रंग जो होता है वो सफेद होता है। अब हमें यहाँ पर रेड रेड कलर सा दिख रहा है, बट ये सफेद होता है, ठीक है। माइलिन शीथ यहाँ पर अंदर पाई जाती है, वो सफेद होती है। अब इसके ऊपर पाए जाने वाली परत, मैंने आपको बोला परत जहां पे भी होगी तो उसको हम लेमा यूज करेंगे। एक्सॉन के ऊपर जो परत पाई जाती है उसको हम एक्सोलेमा कहते हैं, माइलिन शीथ के ऊपर जो परत पाई जाती है उसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ जो होती है वो कंटिन्यू नहीं होती, आप देखिए यहां से यहां तक आई है, ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर यहां से यहां तक आई, फिर थोड़ा गैप है, फिर यहां से यहां तक आई, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप पाया जाता है, ये एक साथ नहीं जुड़ी हुई होती है, ठीक है। माइलिन शीथ एक साथ नहीं जुड़ी होती है, ये टुकड़ों में होती है, एक टुकड़ा ये हो गया आपका, ठीक है, दूसरा टुकड़ा ये हो गया आपका, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, तो एक दो तीन टुकड़े हैं, है ना, अलग अलग टुकड़ों में होती है। और जिस स्थान पर ये नहीं होती है उनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ये यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये क्या काम करता है, आप मान लीजिए आपने वो देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं बंगी जंप या कुछ कहीं आप जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि, आप मुझे बताओ आपको कहीं पहुंचना है, एक सीधी रोड है, ठीक है, और एक रोड है जहां पर बीच में पानी भरा है, फिर थोड़ा सा, तो आप कैसे चढ़ोगे, वहां पर पानी भरा है तो कूद कूद के जाओगे ना,
कैसे जाओगे? जंप कर करके जाओगे कि नहीं जाओगे? यस मैम। तो ये बताओ, सीरियसली जब हम चलते हैं तो हम नॉर्मल डिस्टेंस में चलते हैं, कुछ नहीं था, लेकिन जब हम जंप करके जाते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर जो नोड ऑफ रेनिवर्स होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, जो भी इम्पल्स आते हैं, जैसे ये इम्पल्स आ रहा है, ठीक है, ऊपर से एक इम्पल्स आ रहा है, कोई संकेत आ रहा है, इसने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट पहुंचा, फिर यहाँ से जंप करके वो तुरंत यहाँ पर पहुंच गया, फिर यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुंच गया, तो उसको कम टाइम लगता है। तो ये क्या करता है, नोड ऑफ रेनवियर पर नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन जंपिंग मैनर में होता है, मतलब ये जंप कर करके यहाँ पर सारे इम्पल्स आते हैं, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर जहां जहां पर नोड्स पाई जाती है, ठीक है। माइलिन शीथ इंसुलेटर का काम करती है और आयरन और लीकेज को रोकती है, आयरन और लीकेज को रोकती है, इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। ये अब होता है आपका एक्सॉन, इतना हो गया। अब मैं थोड़ा सा डेंड्रॉइड के बारे में बता दूं, फिर आप लोग ये पढ़ना, आपका आज कंप्लीट हो जाएगा टिश्यू, ठीक है। डेंड्रॉइड्स क्या कहलाते हैं, इनकी संख्या एक या अनेक हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर अनेक संख्या में डेंड्रॉइड्स पाए गए हैं, ठीक है, मल्टीपोलर में आप देखो तो अनेक संख्या में डेंड्रॉइड्स पाए गए हैं। ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, एक्सॉन तो बड़ा होता है लेकिन जो आपकी डेंड्रॉइड्स होती है वो छोटी छोटी होती है। इसमें निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें होते हैं, और एक्सॉन में नहीं होते हैं। किसमें होते हैं बताइए जल्दी? निसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो डेंड्रॉइड्स में पाए जाते हैं और एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, यस मैम। यस। ओके। अब देखो हमारा कोई भी इम्पल्स आया यहाँ से, तो वो पहले कहाँ आता है, डेंड्रॉइड्स में आता है, फिर डेंड्रॉइड्स उसको सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। तो एक्सॉन क्या करता था, सेल बॉडी से दूर लेके जाता था, है ना, इम्पल्सेस को, और डेंड्रॉइड्स क्या कर रहा है, सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहा है। तो जब एक्सॉन क्या करता था, एफरेंट प्रोसेस मतलब एफरेंट मतलब दूर ले जाने का काम करता था, और ये क्या कर रहा है, आई कर रहा है, इफरेंट या एफरेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसको एफरेंट प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। एफरेंट मतलब उसके तरफ लाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर जो कंडक्शन होता था उसको हम बोलते थे सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, फ्यूगल मतलब दूर लेके जाना, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन था ये, ठीक है, जो हमारे एक्सॉन में होता था। अब जो डेंड्रॉइड्स में हो रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन, समझ में आया? जब सेंट्रीपिटल की बात आएगी तो वो होगा हमारा डेंड्रॉइड्स, और सेंट्रीफ्यूगल जहां पर होगा वो होगा हमारा एक्सॉन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट के पर्सपेक्टिव से भी और जनरल क्लास की। सेंट्रीपिटल कंडक्शन कहाँ पाया जाता है, डेंड्रॉइड्स में, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल आपके एक्सॉन में। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी आई थिंक, ठीक है। दूसरा है आपका साइनेप्टिक नोड, ठीक है। साइनेप्टिक नोड में क्या बताया गया है, ये एक्सॉन के अंतिम सिरों पर पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे नोड्स होते हैं, नोड्स के अंतिम सिरे ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये अंतिम सिरों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या भी अनेक होती है, ये भी संख्या में क्या होते हैं, अनेक होते हैं, ठीक है। इनके द्वारा ही इम्पल्स को आगे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड तक, अब यहाँ से दूसरे डेंड्रॉइड जुड़े होंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा आपका सेल बॉडी होगा, फिर दूसरा एक्सॉन होगा, फिर वहां दूसरे आपके सिनॉप्टिक नोड होंगे, फिर दूसरा होगा। तो यही इसी तरीके से ये जुड़े रहते हैं और ये आगे पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। आज आपका नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस टिश्यू कंप्लीट हुआ, मतलब आपका टिश्यू जो था, हमारे जो 4 टाइप थे आज आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ठीक है इतना? यस मैम। ज्यादा तो नहीं हो गया आज है? मैम। ठीक, पढ़ लेंगे ना? यस मैम, पढ़ लीजिए। पढ़ लिए चाहे ना पढ़े, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए तो ये पढ़ लीजिएगा आप, और कुछ चीजें होंगी इससे रिलेटेड मैं आपके सिलेबस में देख लूंगी आज, और जो जो पढ़ाना और टिश्यू से रिलेटेड वो पढ़ा दूंगी। अदरवाइज आपका कल से हम दूसरा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना? हाँ सॉरी, कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी, 12 बजे वाली क्लास में नहीं ले पाऊंगी आप लोगों की कल, तो कल की आपकी छुट्टी है, कल बसंत पंचमी है, मुझे यज्ञ करने जाना है, तो ठीक है, तो इसलिए आप लोग की क्लास नहीं हो पाएगी, ओके मैम। ओके, कल की छुट्टी है आपकी, छुट्टी नहीं है। लेकिन शाम वाली क्लास हो सकती है, शाम वाली क्लास होगी, हो सकती नहीं होगी शाम वाली क्लास, ठीक है, 4 से 5 है ना, हाँ ठीक है।
तो शाम वाली क्लास में जिसका भी है मतलब जो जो टॉपिक है वो कर लेंगे, और आज की क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। मनीषा और 2-3 लोग के और नाम थे, किस क्या क्या था, मनीषा, इंदु निर्मलकर और बनीता गुप्ता, है ना। बनीता गुप्ता तो बोलती तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं, देखो। चलिए, मैम एक दिन में तो एक ही जने का हो पा रहा है ना अभी तो। एक ही जने का नहीं हो रहा, करना तो एक दिन में 3 लोग का है, और वैसे भी आपको एक दिन में 3 लोग नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आते नहीं है लोग करके, इस वजह से एक हो पा रहा है। नहीं तो चाहे मैं आपके फाइनल ईयर वाले एक दिन में 7 लोग देते हैं प्रेजेंटेशन, 1.5 घंटे में, 6 या 5 या 6 लोग, बताइए 10 मिनट्स। उनको तो टाइम बाउंडेशन कर दी हूँ मैं, इतने में ही देना है। तो उनका भी है ना, आप लोग करके नहीं आते, आप बहुत लेजी हो सब लोग, हो ही नहीं रहा है भाई आधे लोग का। तो जिनको बोल रही हूँ किसी की तबीयत खराब है